हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और लास्ट तक देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर है उसके लिए बेसिकली, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का नोटिफिकेशन है, इससे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। पिछले दिन हमने बहुत सारे चीज़ों के बारे में देखा था और वो क्या थी, तो वो बहुत सारे डिफिनेशंस थे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे डिफिनेशन, ये भी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आप बीपीएससी स्पेशल प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी इससे पहले जो भी अभी तक आई हैं। जो लोग भी नए हैं और जो लोग पुराने हैं उन्हें पता है कि पिछली वीडियोस आई हैं, आपने देखा था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था। तो आई होप कि ये जो भी डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है उसमें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और आप अच्छे से पढ़ पाए होंगे। अब हम इसमें देखेंगे प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या होती है, तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिल गया था। मतलब वैसी अथॉरिटी जो इंश्योर करती है कि पीरियोडिक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, जो भी रूल मेंशन किया गया है उसको। इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में भेज दिया है। जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो कर लो ज्वाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और सारी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगी। चलो आगे देखते हैं आगे क्या चीजें हैं। तो ये है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। देखो, एक ऑथोराइजेशन था, पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑथोराइजेशन क्या होता है और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या होती है, दोनों में अंतर है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हो गई, म्यूनसिपालिटी वगैरह हो गया, और यहाँ पे हमने कहा है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो सिर्फ मॉनिटरिंग करती है, देखती है कि काम जो दिया गया है वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इससे भी कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। इसकी ड्यूटीज क्या क्या हैं प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की। ठीक है, तो पहली अथॉरिटी कौन सी है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इसका काम है टू अंडरटेक पीरियोडिक रिव्यू ऑफ दिस रूल। ये बस रिव्यू का काम करती है। पीरियोडिक रिव्यू मतलब टाइम टू टाइम बस रिव्यू करती है कि जो रूल्स बने हैं वो सही है या नहीं है और उन रूल्स का पालन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बस इनका रिव्यू करने का काम होता है। जो भी इनके पास चीज़ें पहुंचती हैं, जो न्यूज़, उसको वो रिव्यू करते हैं। दूसरा है द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका क्या काम है, टू कोऑर्डिनेट एंड रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसका काम है सिर्फ रिव्यू। वर्ड कीवर्ड्स याद रखोगे, आपके एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका क्या काम है, तो इनका काम है कोऑर्डिनेट एंड रिव्यू। मतलब इनका काम कोऑर्डिनेशन का भी है, ये देखना होता है कि ये सही ढंग से ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल, जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये देखने का काम किसका हो गया, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी जिन्हें भी हिंदी में चाहिए वो हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। हिंदी में कहाँ मिल जाएगा, तो इसके ऊपर जस्ट आप देखोगे तो पहले हिंदी में ही है सारी चीज़ें यहाँ पे। तो हिंदी वाले भी परेशान नहीं हो, आप ज़रूर पढ़ना, यहाँ पे हिंदी में सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो आप ऊपर से इसको पढ़ सकते हो। देख लो, यही चीज़ है। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार, नगर विकास मंत्रालय ये भारत सरकार, ये नियमों का क्रियान्वयन और समन्वयन और पुनर्विलोकन करना इसका काम है। मतलब वही रिव्यू करना और देखना। हिंदी थोड़ा सा पढ़ना इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है एक और मुझे खासकर, बट आपको अगर ये सही लग रहा है, ये वर्ड्स अगर आप पढ़ पा रहे हो अच्छे तरीके से, और क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं वो सब इंग्लिश में आपको मिलेंगे, बहुत कुछ हिंदी में नहीं मिलेगा। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो सारा का सारा इंग्लिश में ही पढ़ो, हिंदी में नहीं।
मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, पर आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप जो लैंग्वेज चाहो आप पढ़ सकते हो। तो इसकी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। चीज़ें मतलब बस समझने से है, अगर चीज़ें आप समझ जाओ तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो। चलो अगला है अथॉरिटी कौन सी, तो ये है द सेक्रेटरी इंचार्ज अर्बन डेवलपमेंट स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आ गया है और यहाँ पे कौन है, सेक्रेटरी इंचार्ज। और ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो भी सेक्रेटरी इंचार्ज है, उनका क्या काम है, टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस रूल्स बाय द अर्बन लोकल बॉडीज। अब इनका काम है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको देखना, मतलब इंश्योर करना कि वो इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। म्युनिसिपल अथॉरिटी अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर ही आता है म्युनिसिपल अथॉरिटी। एंड टू प्रिपेयर ए स्टेट लेवल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पॉलिसी और स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया, जो अभी हमने पढ़ा था मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इनका काम होता है पीरियोडिक रिव्यू करना रूल्स का, ठीक है, और फिर नए रूल्स बनाना भी इनका काम है। अर्बन डेवलपमेंट का काम हो गया कोऑर्डिनेट करना और रिव्यू करना ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। वहीं अगर सेक्रेटरी इंचार्ज की बात करो स्टेट गवर्नमेंट में, तो इनका काम होता है कि स्टेट लेवल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पॉलिसी बनाएं या स्ट्रैटेजी बनाएं कि किस तरह से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को कम किया जा सकता है या इससे इसका निपटारा सही ढंग से किया जा सकता है। और दूसरा काम ये भी होता है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, मतलब ये सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, ये देखने का काम भी इन्हीं का होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि सेक्रेटरी इंचार्ज का काम क्या होता है। तो पहला हो गया टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स, प्लस दूसरा हो जाएगा टू मेक सॉलिड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पॉलिसी और स्ट्रैटेजी, ये प्रिपेयर करना भी इनका काम है। अगला है द पॉल्यूशन द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यहाँ पे सीपीसीबी है। सीपीसीबी का क्या काम है, तो इसका पहला काम है टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन विथ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पहला काम तो हो गया कोऑर्डिनेट करना विथ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी फॉर रिव्यू एंड इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। स्टैंडर्ड्स क्या क्या हमें देखने हैं और जो गाइडलाइंस दी गई हैं कि ये फॉलो होनी चाहिए, 1 2 3 4 गाइडलाइन हो गई, तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करना और एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करवाने का काम सीपीसीबी का है, प्लस कोऑर्डिनेशन करना स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के साथ। दूसरा इनका काम है टू प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड एनुअल रिव्यू रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल। अब देख लो एनुअल रिपोर्ट कौन बनाता है, एनुअल रिव्यू रिपोर्ट ये बनाएगा सीपीसीबी और ये भेजेगा किसको, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को, ताकि वो रिव्यू कर सके। पीरियोडिक रिव्यू का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो ये रिपोर्ट बनाने का काम है सीपीसीबी का और इसको रिव्यू करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का। और अर्बन डेवलपमेंट क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है इन सभी के साथ। अब आगे देख लेते हैं म्युनिसिपल अथॉरिटी, इसका क्या क्या काम है। तो जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है, पहला इसका काम हो गया क्या, कलेक्शन। जितने भी सॉलिड वेस्ट जनरेट होंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उनको कलेक्ट करना, उनको सेग्रीगेट करना, सेग्रीगेशन प्लस उनका ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी इनका काम है। टू सीक ऑथराइजेशन फॉर setting up waste processing and disposal facility including landfills and to ensure compliance with specified standards। मतलब सारे जो स्टैंडर्ड पिछले क्लास में मैंने बताया था कि स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली इनका ये भी काम होता है कि ध्यान रखें कि जब लैंड फिलिंग हो रही हो तो इंश्योर करें कि वहाँ पे कोई किसी भी तरह का पॉल्यूशन ना हो, कोई ह्यूमन हेल्थ को हार्म ना पहुँचता हो, जो वाटर ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूट ना हो, ये बहुत सारी चीज़ें। तो इन सभी बातों का ध्यान किसे रखना है, तो म्युनिसिपल अथॉरिटी को। अगला है टू सीक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर सेटिंग अप म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल फैसिलिटी इंक्लूडिंग लैंडफिल्स एज पर द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन।
और ये कब आया था, तो ये 2006 में आया था। 14 सितंबर 2006 को क्या आया था, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन। अब एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, तो इसको याद रखना है। म्युनिसिपल अथॉरिटी का काम है लैंड फिलिंग हम इस तरीके से करें ताकि जो ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन आया है उसको वो फुलफिल करता हो, और इसका अमेंडमेंट भी होते रहता है टाइम टू टाइम। अगला इनका काम है टू प्रिपेयर एंड सबमिट एनुअल रिपोर्ट। इसका भी काम है एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एनुअल रिपोर्ट कौन भेजता है, म्युनिसिपल अथॉरिटी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कौन सी अथॉरिटी एनुअल रिपोर्ट भेजती है, तो ये भेजती है म्युनिसिपल अथॉरिटी। Concerned state government and the concerned state pollution control board or committees as the case may be। अब जैसा केस होगा उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट भेजना इनका काम है। तो ये रिपोर्ट भेजते हैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट को यानी कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कमिटी को ये अपना रिपोर्ट भेजती है, एनुअल रिपोर्ट। अगला है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। अब इसका क्या काम है, तो इसका काम है ऑथराइजेशन, मॉनिटरिंग ऑफ पैरामीटर स्टिपुलेटेड इन द ऑथराइजेशन ऑफ कंसेंट अंडर द रूल फॉर द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल फैसिलिटी इंक्लूडिंग लैंडफिल्स। ऑथराइजेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, जितनी भी अथॉरिटी होती है उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो उन्हें फॉलो करना होता है। ऑथराइजेशन की डिफिनीशन हमने पहले ही देख ली थी। देखो, consent given by the state pollution control board or committee, case may be operator or a facility, municipal authority, पंचायत और any other agency are applicable। consent, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑथराइजेशन का ऑलरेडी देख लिया है डिफिनीशन, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में जाकर देखोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसका मेन काम क्या होता है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का मॉनिटर करना कि जो म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं या जो भी म्यूनसिपालिटी हो गया, पंचायत हो गया, जो भी इस तरह का अथॉरिटी है वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो उस पर अगर हमें कुछ फाइन लगाना है या कुछ चार्जेस लगाने हैं तो वो सभी काम देखती है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, और ये भी एनुअल रिपोर्ट भेजती है। और ये एनुअल रिपोर्ट किसको भेजती है, तो ये भेजती है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। तो अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अब कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है वो किसको रिपोर्ट भेजती है, तो वो भेजती है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्लस अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपना एनुअल रिपोर्ट भेजती है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होती हैं। अब चलो आगे देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपल अथॉरिटी, अभी तो हमने देख लिया किसका क्या काम है, ड्यूटी क्या है, ड्यूटी तो जो है वो है ही, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है। एवरी म्युनिसिपल अथॉरिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द implementation of the provisions of this rule and for the necessary infrastructure development। इनका काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस चीज़ के लिए, कलेक्शन के लिए, स्टोरेज के लिए, सेग्रीगेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डायरेक्टली बाय द एंगेजिंग एजेंसी और ग्रुप वर्किंग इन वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग वेस्ट पिकर्स। वेस्ट पिकर्स क्या होते हैं, एंगेजिंग एजेंसी क्या होगी, ग्रुप वर्किंग क्या होगा, ये सभी डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो भी प्रोविजंस हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अकॉर्डिंग इन्हें काम करना है, प्लस नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है ताकि सही तरीके से कलेक्शन हो सके, उनका स्टोरेज हो सके, सेग्रीगेशन हो सके। तो ये सभी काम किसका है, म्युनिसिपल अथॉरिटी का। अगला है म्युनिसिपल अथॉरिटी और एन ऑपरेटर ऑफ ए
facility shall make an application for grant of environmental clearance from the state level environment impact assessment authority for setting up municipal solid waste processing and disposal facility including landfills as per the environment impact assessment notification 2006. ये हमने ऑलरेडी देख लिया है क्या क्या चीजें हैं। बफर जोन तैयार करना। बफर जोन क्या होता है? वैसा जोन जिसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ हो या आगे डेवलपमेंट की कोई संभावना नहीं है, उस जोन को हम कहते हैं बफर जोन। तो बफर जोन को स्पेसिफाई करने का काम भी किसका होता है? म्युनिसिपल अथॉरिटी का होता है। और ये स्पेसिफाइड होता है किसके अकॉर्डिंग? तो स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग लैंड फिलिंग हमें करनी होती है। तो म्युनिसिपल अथॉरिटी या जो भी ऑपरेटर हैं उनका काम है कि वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस पे भी ध्यान दें। ऐसा ना हो कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या होगा इस पे उनका कोई ध्यान ना हो और लैंड फिलिंग वो इसी तरह से कर रहे हो, कहीं पे भी ले जाके कचरे को फेंक दें। जनरली होता यही है कि जो भी खाली एरिया होता है शहर के आसपास वहाँ पे ले जाके कचरे को फेंक देते हैं और वो भरता चला जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना है। ऐसा नहीं कि शहर के बीचों बीच भी कोई खाली एरिया हो तो उसमें कचरे को भरना शुरू कर दें। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पर होती है ऐसी चीज़ें अगर आप देखते हो तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें बफर जोन सेलेक्ट करना है। जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 है उसको ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम हमें चीज़ें करनी है, मतलब म्युनिसिपल अथॉरिटी को ये सारी चीज़ें करनी है। अगला है म्युनिसिपल अथॉरिटी एंड ऑपरेटर ऑफ ए फैसिलिटी शैल ऑब्टेन द ऑथराइजेशन और कॉन्सेंट फॉर setting of waste processing and disposal facility including landfills from the state pollution control board or pollution control committee as the case may be। अब इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब क्या हुआ? म्युनिसिपल अथॉरिटी या जो भी ऑपरेटर हैं उनका काम है कि वो ऑथराइजेशन ऑब्टेन करें, मतलब हर चीज़ की अथॉरिटी लें कि हाँ ये चीज़ हमें करनी है या ये हमारा काम है। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोसेसिंग और डिस्पोजल फैसिलिटी है उस पर भी ध्यान दें कि वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। म्युनिसिपल अथॉरिटी और ऑपरेटर का अगला काम या अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि जो फॉर्म 1 है, जो रूल्स हैं, बेसिकली सिंपल समझ लो, जितने भी रूल्स हैं वो चाहे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हो या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हो या पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का हो, उन सभी को वो ध्यान में रखें। अब देखो, जो भी ऑपरेशंस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए हो, जैसे कि प्रोसेसिंग हो गया, रिसाइकलिंग हो गया, ट्रीटमेंट अंडर प्रोविजन ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। एक्चुअली ये आया था 1974 में ही, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, लेकिन इसमें नॉइज पॉल्यूशन को ऐड कर दिया गया। ये ध्यान जरूर रखिएगा, नॉइज पॉल्यूशन को ऐड करने के बाद इसको फिर से, नॉइज पॉल्यूशन इज एन आल्सो अ एयर पॉल्यूशन, और इसको फिर से लाया गया कब? 1981 में। तो इसलिए हम कहते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो इसको ध्यान में रखते हुए सारे काम करने हैं। म्युनिसिपल अथॉरिटी में डिटरमाइन द सर्विस फी फॉर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। कलेक्ट करने में प्लस ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब जो भी प्रोसेस होता है कलेक्शन से लेकर डिस्पोजल तक, उसमें कितना खर्चा आएगा और कितना सर्विस फी चाहिए, उसके लिए कितना खर्च आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये जो भी म्युनिसिपल अथॉरिटी होगी वो अपना एक रिपोर्ट बना के भेजती है कि हमें कचरे को कलेक्ट करने में और उस कलेक्ट करने में कितना फ़ी लगेगा। ठीक है, मतलब मान लो कोई एरिया है, मान लो सिंपल एग्जांपल पटना का ही ले लो। ठीक है, पटना में अगर हमें वेस्ट कलेक्शन करना है या उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे वर्कर्स रखने होंगे। उन वर्कर्स को क्या चार्ज दिया जाएगा, कितना फ़ी दिया जाएगा, ये डिटरमाइन करेगी पटना की म्युनिसिपल अथॉरिटी। ऐसा नहीं है कि कोई और डिटरमाइन कर दे, यानी कि मान लो स्टेट की तरफ से या फिर सेंटर की तरफ से ही डिसाइड करके आया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह पे लोगों का जो
वेजेज उन्हें दिया जाता है, जो डेली काम करते हैं और उन काम करने के बाद उन्हें जो पैसा दिया जाता है वो हर जगह अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मेट्रो सिटीज़ में दिया जा रहा है वहीं छोटे शहरों में भी दिया जाए। तो ये डिसाइड कौन करता है? तो ये म्युनिसिपल अथॉरिटी करती है। इन्हें सारे रूल्स को ध्यान में रखना है। अगला काम तो इनका ये हो गया कि जितने भी रूल्स दिए गए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वो सभी रूल्स को इन्हें अप्लाई करना है और ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। प्लस इन्हें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान तैयार करना है। अगला काम हो गया टू प्रिपेयर अ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान एज पर पॉलिसी और स्ट्रैटेजी ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसी है या स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाना, तैयार करना। देखो यहाँ पे प्लान है, रूल नहीं है, ये ध्यान रखना। रूल बनाने का काम इनका नहीं है। रूल फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बनाएगी, सीपीसीबी बनाएगी। रूल म्युनिसिपल अथॉरिटी नहीं बना सकता है। तो म्युनिसिपल अथॉरिटी क्या कर सकता है? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर प्लान बना सकता है कि उस प्लान के अकॉर्डिंग हम इसको हम वेस्ट को कम करेंगे, इसका डिस्पोजल हम किस तरह से करेंगे जिससे एनवायरनमेंट पे या ह्यूमन हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये बनेगा किसके अकॉर्डिंग? तो ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जिस यूनियन टेरिटरी का म्युनिसिपल अथॉरिटी होगा उसके पॉलिसी और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ये अपना काम करेंगे। अब आगे देख लो अगला क्या है। द म्युनिसिपल अथॉरिटी और ऑपरेटर ऑफ ए फैसिलिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन, set up and operate the facility as per the technical guidelines issued by the Central Pollution Control Board. Central Pollution Control Board यानी कि CPCB के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इन्हें काम करना है। मतलब उसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इन्हें डिजाइन तैयार करना है, सेटअप करना है, ऑपरेट करना है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हम किस तरह से कम कर सकते हैं या उन्हें उनका निस्तारण या निपटारा या रिसाइकल, रीयूज किस तरह से हो सकता है। ये सभी कुछ उन्हें करना है, अपने मन से नहीं करना है। जो भी टेक्निकल गाइडलाइन तैयार किया गया है सीपीसीबी के द्वारा उसके अकॉर्डिंग उन्हें करना है। और जो भी वो डिजाइन तैयार करेंगे उसका अप्रूवल कौन देगा? तो वो कंसर्न्ड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देगा या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, जो भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट होगा उसका जो पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि जो आपने डिज़ाइन तैयार किया है वो उस एरिया के लिए सही है या नहीं, या उसे अप्रूवल मिलना चाहिए या नहीं। ये डिसाइड करेगा पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी या फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। चलो अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। अगला है म्युनिसिपल अथॉरिटी और एन ऑपरेटर ऑफ ए फैसिलिटी शैल प्रोवाइड पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। जो भी हम काम करने के लिए आदमी रखेंगे उन्हें पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रोवाइड करना ज़रूरी है। जो वेस्ट पिकर्स होते हैं, वेस्ट पिकर्स मतलब जो आदमी हमने रखा है वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए उन्हें हम कहते हैं वेस्ट पिकर्स। तो जो हमने वेस्ट पिकर्स रखा है उसे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि जो हम वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं वो उसे कितना हार्म पहुंचा सकता है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी है, जो म्युनिसिपल अथॉरिटी, हमें नहीं, म्युनिसिपल अथॉरिटी को प्रोवाइड करनी है ये सब चीज़ें। और ये करेगा क्या क्या? तो हैंड ग्लव्स, हाई बूट्स मेड ऑफ टफ लेदर, ये टफ लेदर का बना होना चाहिए, ठीक है। हाई बूट विथ टफ लेदर, गॉगल्स, मास्क, ये जितने भी वर्कर्स होंगे या हैंडलिंग मतलब जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं उन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड करना म्युनिसिपल अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें प्रोवाइड करें ग्लव्स, हाई बूट विथ टफ लेदर, गॉगल्स और मास्क, ताकि उन्हें किसी भी तरह का हार्म ना हो। और इसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, और ये सभी के पास होना चाहिए। In case of existing engineered facility that are in operation, I have not obtained the मान लो कोई ऐसा हमने ट्रैक्टर या जो भी हमने इंजीनियर्ड फैसिलिटी, कहने का मतलब है कि जो भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे अगर वो टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह का गड़बड़ी है तो उसे 1 साल के अंदर अंदर
ठीक कर लेना है या 1 साल के अंदर अंदर उस चीज़ को बता देना है, उसे चेंज कर देना है। ऐसा नहीं कि उसी को ढोते हुए चल रहे हैं। तो जो भी इश्यूज होंगे उन सभी को ठीक करना है। तो इंजीनियर्ड फैसिलिटीज़ का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उन टेक्नोलॉजी को ठीक करना ज़रूरी है, ताकि वो इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस को हार्म ना पहुंचाए, या जो ऑथराइजेशन हम दे रहे हैं उसको भी कोई हार्म ना हो। चलो आगे आगे देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और द पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इसको अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना और टाइम दे के पढ़ाई करना। पीडीएफ ऑलरेडी दिया हुआ है टेलीग्राम में, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करो और उसे पढ़ो बैठ के। नहीं समझ में आता है तो वीडियोस देख, पहले तो एक प्लान बना लो। पहले आप एक काम करो, पहले वीडियोस देखो, ठीक है, उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करो। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसे एक बार खुद से पढ़ो। अगर आपको पढ़ने के बाद वो नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियोस को देखो। इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही तरीके से पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे वो ना छूटे, अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप वीडियोज़ को देखें। जो भी वीडियोज़ आती हैं आप डेली उसको देखो, कोई बहुत ज़्यादा नहीं आ रही हैं वीडियोज़, ठीक है। उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करो, उसको पढ़ो और पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियोस को देखो। तो ये तरीका होता है सही तरीके से तैयारी करने का। चलो अब देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी एज द केस मे बी शैल मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कितना अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जो भी एक्शन प्लान बनाया गया है उसका, या जो स्टैंडर्ड बनाया गया है वो मेंटेन हो रहा है या नहीं, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कम हो रहा है या नहीं, एयर क्वालिटी या जो लीचेट क्वालिटी है उसमें क्या असर हो रहा है, कंपोस्ट क्वालिटी क्या बन रहा है। मतलब जो भी जितना भी चीज़ तैयार किया गया है, जो गाइडलाइंस दी गई हैं सीपीसीबी के द्वारा, वो फॉलो हो पा रहा है या नहीं म्युनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा, ये देखने का काम है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, ठीक है। तो इनका काम है देखना प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान। मैंने हमेशा कहा है कि कीवर्ड्स याद रखो, सारी चीज़ें आप याद नहीं रख सकते हो, लेकिन अगर कीवर्ड याद रहेगा तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोग्रेस मेंटेन, प्रोग्रेस पे देखना कि जो रूल्स बने हैं या जो भी चीज़ें दी गई हैं, जो गाइडलाइंस दी गई हैं सीपीसीबी के द्वारा, वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने का काम किसका है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। For grant of authorization, the municipal authority or the operator of facility shall may take an application in the form of Form 1 to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee। अब देख लो, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए काम करना शुरू कर दे। इसके लिए करना क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक लेटर लिखना होता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखना होता है। फॉर्म 1 में दिया हुआ है क्या चीज़ें हैं, ठीक है। वो फॉर्म भर के वहाँ पे भेजो। उसके बाद वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको अथॉरिटी देते हैं कि हाँ, आप इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं। तो वो फिर वहाँ से काम करना शुरू करते हैं। तो ऑथराइजेशन देने का काम कौन करता है, तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये काम करती है। अगला है द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और द पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी एज द केस मे बी आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द म्युनिसिपल अथॉरिटी और द ऑपरेटर फैसिलिटी सेल एग्जामिन द प्रपोजल। ऐसा नहीं है कि सीधे के सीधे प्रपोजल आया, एप्लीकेशन आया और फिर हम उसे अथॉरिटी दे दें। अथॉरिटी देने से पहले हम प्रॉपर जांच करते हैं कि ये जो अथॉरिटी हमारे पास आई है, जो एप्लीकेशन आया है किसी कंपनी का या किसी भी चीज़ का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी ही ये काम करेगी। अभी प्राइवेट सेक्टर में भी ये चीज़ें हैं, मतलब कुछ पर्सन्स मिलके अगर अथॉरिटी लेते हैं कि हाँ, हम इस जगह को साफ़ करने की अथॉरिटी लेते हैं, तो इसके लिए उन्हें एप्लीकेशन लिखना है किसको, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे कि आपको म्युनिसिपल अथॉरिटी देने या जो ऑपरेटर फैसिलिटी है वो आप देने के लायक हो या नहीं। अगर वो
एग्जामिनेशन जो करेंगे उसमें अगर आप पास होते हो तो उसके बाद वो आपको अथॉरिटी दे देते हैं। तो ये जांच करना भी इनका काम है। अगला है व्हाइल एग्जामिनिंग द प्रपोजल ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और consideration the views of the other agency like the state urban development department, town and country planning department। अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्लीकेशन आया और वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे। अथॉरिटी देने से पहले उन्हें कंसल्ट करना है किससे किससे, मतलब उनके व्यूज जानने हैं कि स्टेट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, द टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, एयरपोर्ट और एयरबेस अथॉरिटी इस मामले में क्या कह रही है, और प्लस ग्राउंड वाटर बोर्ड और इस तरह की और भी अगर कोई एजेंसी है तो उन सभी से कंसल्ट करने के बाद ही अथॉरिटी दी जाती है। तो ये एग्जामिन करने का काम भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का होता है। आगे देख लो। अब ये जब ऑथराइजेशन इशू करेगा म्युनिसिपल अथॉरिटी या ऑपरेटर जो भी है, उसको अथॉरिटी देने का काम कब तक कर दिया जाएगा, तो विद इन 60 डेज, 60 दिनों के अंदर अंदर ये अथॉरिटी उन्हें दे देनी होती है। मतलब जब आपने एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन गया स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन को पहले तो व्यू किया, रिव्यू किया, उसके बाद वेरीफाई किया कि जो एप्लीकेशन आया है वो सही है या नहीं, जो पर्सन एप्लीकेशन भेजा है या जो अथॉरिटी हमें ये एप्लीकेशन भेज रही है वो सही है या नहीं है, उसके पास इक्विपमेंट है या नहीं, वो सही तरीके से काम कर सकता है या नहीं। तो ये सब चेक करने के बाद फिर वो कंसल्ट करते हैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट और एयरबेस अथॉरिटी या ग्राउंड वाटर बोर्ड से कंसल्ट करने के बाद वो इसे ऑथोराइजेशन देते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। 60 दिनों के अंदर अंदर ये इन्हें दे देना होता है। और जितने भी नेसेसरी कंडीशंस होते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं है कि जो कंडीशंस तैयार किए गए हैं सीपीसीबी के द्वारा उसे इग्नोर किया जा सके। अब है ऑथराइजेशन शैल बी वैलिड फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग और डिस्पोजल फैसिलिटी। ये तो इन्होंने 60 दिनों के अंदर अंदर दे दिया, अथॉरिटी ऑथराइजेशन हो गया उसका, लेकिन इसकी भी वैलिडिटी होती है। मान लो अथॉरिटी कितने टाइम के लिए दी गई है, तो अथॉरिटी हो सकता है कि सिर्फ 2 साल के लिए दी गई हो, 2 ईयर्स के लिए, या फिर 6 मंथ के लिए दी गई हो, या फिर मतलब उसका भी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है, कितने टाइम पीरियड के लिए आपको इस एरिया के लिए अथॉरिटी दी जा रही है, आप इसमें काम कर सकते हो। और ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह का वेस्ट प्रोसेसिंग और डिस्पोजल फैसिलिटी है। ठीक है, मतलब ये टाइम पीरियड जो दिया जाएगा आपको वो किस तरह का आपका वेस्ट प्रोसेसिंग और डिस्पोजल फैसिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वैलिडिटी खत्म हो जाए, ऑथराइजेशन की वैलिडिटी मान लो 6 महीने का था, खत्म हो गया, तो इसके बाद फिर से उसको रिन्यूअल कराने की ज़रूरत होती है, फिर से रिन्यू किया जाता है। तो हो सकता है कि इसी बीच में कोई और भी अथॉरिटी यहाँ पे एप्लीकेशन दे दे और उसका जो प्रोसेसिंग और डिस्पोजल फैसिलिटी है वो आपसे बेटर है, तो हो सकता है कि ये चीज़ वहाँ से उसको दे दी जाए, आपको वो अथॉरिटी ना मिले। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये नहीं कि एक बार आपको चीज़ें मिल गई है उसके बाद हो गया काम ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। तो रिन्यूअल कराना पड़ता है बार बार ऑथराइजेशन का, और स्पेसिफाइड पीरियड के लिए दिया जाता है। The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, shall monitor the compliance of the conditions stipulated in the authorization of the standard specified in Schedule 1। ये सब रूल्स हैं कि इस रूल्स का ध्यान भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रखना होता है। अब अगला है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा मेन मुद्दा, मैनेजमेंट का रूल्स जितना भी है सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, तो एक एक करके हम देखेंगे। स्टेट लेवल एडवाइजरी बॉडी कौन कौन सी है, एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं,
एक्सीडेंट रिपोर्टिंग किस तरह से किया जाएगा। इसके अलावा शेड्यूल 1 में क्या क्या चीज़ें हैं, तो शेड्यूल 1 में है स्पेसिफिकेशन ऑफ लैंडफिल साइट्स। आई थिंक 2-3 और क्लास लगेंगे इसको पूरा पढ़ने में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और यकीन मानो अगर इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो 10 to 15% क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका क्वेश्चन भी हम करेंगे, ये नहीं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि MCQs भी कराइए, तो हम जल्द से जल्द इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस लेकर आएंगे, और वो आपको एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा जिस समय हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस समय में प्रैक्टिस सेट चाहिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट आपको किस टाइम में चाहिए, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, इससे जब भी वीडियोस आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर कमिंग लाइव। बाय फॉर नाउ।